हाँ, तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके डायरेक्ट टैक्सेशन का जो ब्रह्मास्त्र है वो वाला चैप्टर, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से नहीं आता होगा तो आपका अस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मास्त्र आपका बना रहे, इसलिए इस चैप्टर के अंदर आपको काफी क्या रखना है, ध्यान रखना। अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक होल जनवरी, पूरा जनवरी हमारा क्या चलेगा, पीजीबीपी, और थोड़ा अगर टाइम मिला तो हम कैपिटल गेन भी करें, क्योंकि ये चैप्टर ही आपके बाकी के जो असेसमेंट वाले जो चैप्टर्स है उसकी क्या रखता है, नींव रखता है। अगर इसमें कहीं गड़बड़ हो गई तो आगे प्रॉब्लम, ठीक है। सो इनिशियली हम काफी स्लो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ओके। आपने जो इंटरमीडिएट में किया हुआ है उससे काफी अलग होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर कॉल्ड, जो कौन सा वाला चैप्टर है, पीजीबीपी, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें सेक्शन की कौन सी रेंज आपको करनी है, तो सेक्शन की जो रेंज इसमें आपको करना है वो आपको करना है फ्रॉम सेक्शन नंबर 28 से लेकर कहां तक करना है, सेक्शन नंबर 40। ये आपका इस चैप्टर का क्या रहेगा, रेंज रहेगा, सेक्शन 28 से लेकर कहां तक, 44। इन बिटवीन हमें कुछ और सेक्शंस भी करने पड़ेंगे जो इसके साथ रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो वो जब एस एंड व्हेन जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टोटल हमें पीजीबीपी को 5 पार्ट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने पार्ट, देयर आर 5 पार्ट्स, जिसके अंदर हमें पीजीबीपी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इंडिविजुअली वो पार्ट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखिएगा सब लोग, पार्ट ए जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा वाला पार्ट, कौन सा, डिडक्शन, स्पेशल डिडक्शन। तो आज के सेशन में हमारा क्या रहेगा, आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले से ही चार्जिंग सेक्शन और थियोरेटिकल सेक्शन बता दूंगा, अदरवाइज क्या होगा, आपको सेक्शन का पूरे चैप्टर का क्रक्स नहीं मिलेगा। फाइनल लेवल पे कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली 1-2 सेशन तो सब क्रक्स चलेगा कि क्या हम इस चैप्टर के अंदर गो थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि हमने सेक्शन 28 से स्टार्ट किया और आज सेक्शन 28 ही हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं। सो वी विल डिस्कस द होल क्रक्स ऑफ द पीजीबीपी इन दिस सेशन, ओके। और अगर मान लो नहीं कंप्लीट हुआ देन वी विल कंटिन्यू इन द मॉर्निंग सेशन। सो मेक श्योर कि हम जो अभी ये 2 सेशन में डिस्कस करने वाले वो पूरे पीजीबीपी का क्या है, क्रक्स है, ठीक है। अगर इसमें कहीं आपको डाउट आता है तो एट अ टाइम आपको पूछ लेना है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो हमारा कौन सा रहेगा, स्पेशल डिडक्शन। स्पेशल डिडक्शन मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि डिडक्शन मतलब क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि डिडक्शन मतलब क्या होता है। तो पहले तो ये वर्ड को समझते हैं, फिर डिडक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। सो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे वर्ड सुना होगा कॉल्ड व्हाट, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब अगर उसका हम ऐसे लेमन टर्म्स में इंटरप्रिटेशन करें तो डिडक्शन का मतलब होता है, क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय क्या, असेसी। मतलब ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो असेसी ने क्या किए, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंकर्ड। इंकर्ड मतलब वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इंकर्ड का मेरा मतलब है कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंस एक्चुअल में होना चाहिए। एक्चुअल में मतलब उसका, उस एक्सपेंस का क्या हो जाना चाहिए, फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन मतलब क्या, कि उसकी एक्यूरेट फिगर आपके पास होनी चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उसका एक प्रोविजो है। अभी संडे वाले सेशन में मैंने बताया था प्रोविजो मतलब क्या होता है। अभी मैं है ना पूरे डीटी में प्रोविजो बोलूंगा, मैं एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा। समझ में आ रहा है। तो सर आपने संडे वाला लेक्चर लिया, बोलना चाहिए ना कि कंपलसरी। ठीक है ना, पूरे सिलेबस में मैं क्या बोलूंगा, प्रोविजो। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, प्रोविजो मतलब क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अगर प्रोविजन फॉर क्या होता है, कौन सा कॉस्ट होता है, वारंटी कॉस्ट। सेकंड क्या होता है, प्रोविजन फॉर क्या होगा, कौन सा, बैड डेट। प्रोविजन फॉर लॉस, ठीक है। फिर स्पेशल रिजर्व, कुछ आपने खुफिया तौर पे रिजर्व बनाई है, ठीक है ना, स्पेशल रिजर्व।
ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या एक्चुअल एक्सपेंडिचर है? इट इज मेरली एन एस्टिमेशन। ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये सब कुछ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आपको पीजीबीपी में डिडक्शन चाहिए, क्या चाहिए आपको? पीजीबीपी में डिडक्शन चाहिए, मतलब एक्सपेंडिचर माइनस करना है। तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो कौन से नेचर का होना चाहिए? एक्चुअल, और वो भी इंकर्ड होना चाहिए। इंकर्ड मतलब आपकी जेब से पैसे जाने वाले। मान लो कि आपने कोई काउंटर पार्टी रिस्क काउंटर किया हुआ है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने वाली है और आपको पैसा मिल गया है, तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव होने के बाद जो एक्सपेंस हुआ होगा वही हम माइनस करेंगे ना। तो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर आपको इंकर्ड हुआ है। एनी टाइप ऑफ प्रोविजन which is only an estimation of expenditure is not deductible in income tax unless and otherwise अगर स्टैट्यूटरी नेचर की प्रोविजन है तो मिलेगा। मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है प्रोविजन डिडक्टेबल ओनली इन केस ऑफ कौन सी रिक्वायरमेंट होती है आपके ऊपर? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो कि कोई बैंक होता है तो बैंक को कंपलसरी होता है कि उसको आरबीआई के नॉर्म्स के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? कुछ रिजर्व क्रिएट करनी पड़ेगी। यस और नो? उन्होंने जो एडवांसेस दिए होंगे, उन्होंने जो लोन दिया होगा उसका रिजर्व करना पड़ेगा, बिकॉज एनपीए हो जाता है। तो उस केस में परमिसेबल है ना, क्योंकि वो कौन सा एक्ट है? आरबीआई का एक्ट है ना, तो उनको रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो उस केस में इनकम टैक्स भी अपने प्रोविजन को उस आरबीआई की सेक्शन के साथ अलाइन कर देगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, बट बाकी की जो वॉलेंटरी प्रोविजन होगी जो स्टैट्यूटरी नेचर की नहीं है वो तो हम क्या करेंगे? मतलब अलाउड होगी। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, मैं बात क्या कर रहा हूँ? डिडक्शन का। तो क्या यहाँ पे मैंने मतलब बताया, डिडक्शन मतलब जो एक्सपेंसेस आपने इंकर्ड की, बट किसके लिए इंकर्ड की होनी चाहिए? फॉर द विच पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब जो भी एक्सपेंसेस आपने किए वो किस पर्पस के लिए होने चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए। तो अगर पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे तो उसका तो आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं। समझ में आ गया ना? और पर्पस ऑफ बिजनेस में भी कौन से एक्सपेंसेस होने चाहिए? जो कौन से नेचर के होते हैं? लॉफुल नेचर। अगर कौन से एक्सपेंसेस आपने किए इलीगल एक्सपेंसेस, तो वो क्या हो जाते हैं वापस से? नॉट डिडक्टेबल। मतलब आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया हुआ है जो किसी और एक्ट के अंदर उसका पेनल्टी आपने पे किया, जैसे सेबी में आपने कोई पेनल्टी पे किया, तो क्या होगा? इनकम टैक्स बोले ये एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं, आपने ये पेनल्टी पे किया, मतलब ये तो एक्ट हम अलाउ ही नहीं करते। हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी को अलाउ नहीं करते जो इन दी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ हो। तो अगर आपने उसके लिए कोई पेनल्टी पे की होगी तो हम उसको क्या कर देंगे? डिसअलाउ। मैं सिर्फ क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? पेनल्टी। अगर आप किसी लॉ के अंदर लेट फीस पे करते हो, जैसे जीएसटी में पेनल्टी पे करते हो, तो उसका रिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है? पेनल्टी। बट मान लो जीएसटी में आप लेट फीस पे करते हो तो वो पेनल्टी नहीं है। जीएसटी में आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो पेनल्टी नहीं। इट इज नॉट इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। समझ में आ गया ना? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ मींस यू हैव डिफीटेड द पर्पस ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर आप लॉ के पर्पस को डिफीट करोगे और उसके लिए लॉ ने आपको कोई पनिशमेंट किया होगा और अगर वो एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट होगा तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आ गया समझ? तो डिडक्शन में क्या पहली चीज क्या बताई मैंने? एक्सपेंसेस जो आप डिडक्शन मांग रहे हो उसका एक्सपेंस एक्चुअल में क्या होना चाहिए? इनकर्ड। और किस पर्पस के लिए होना चाहिए? इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। और क्या होना चाहिए उसमें? क्या ध्यान रखना? लॉफुल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इलीगल होगा तो नहीं। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा, तो लॉफुल नेचर का होगा तो हम डिडक्शन आपको दे देंगे। इलीगल नेचर का होगा जिसमें आपको कोई पेनल्टी वगैरह पे की है तो उसका हम डिडक्शन नहीं दे सकते। इवन अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो आईपीसी के तहत उसको एडमिसिबल नहीं माना जाता, उसके लिए कोई एक्सपेंस आपने किया है तो उसको भी हम क्या करेंगे? डिसअलाउ। जैसे ब्राइब दिया, एक्सटॉर्शन का पैसा दिया, लैंड ग्रैबिंग का दिया, किडनैपिंग का दिया, ठीक है ना? एरिया का भाई था किसी, आपके डायरेक्टर को किडनैप कर लिया, बोले फिरौती का पैसा भेजो 5 करोड़ रुपए, या तो डायरेक्टर नहीं या तो 5 करोड़ नहीं। हमने बोले भेजा, ऐसे तो बहुत है डायरेक्टर। और मान लो डायरेक्टर 5 करोड़ देके आपने डायरेक्टर को छुड़वा लिया, तो क्या लगता है आपको डिडक्शन मिलेगा उसका? अनलॉफुल मतलब इलीगल हो गया ना।
और आपने पेमेंट चेक में की? मैं पैसा तो दूंगा पर किसमें दूंगा? वो सामने वाला भी मजाक कर बोले मैं जीएसटी वाला बिल देता हूँ। ठीक है ना, वो बोले मैं भी मजाक के मूड में हूँ, ठीक है ना। तो वो तो अगर आप कैश भी दोगे तो वैसे भी अदरवाइज डिडक्टिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, बट अभी हम थे किसके ऊपर? डिडक्शन के ऊपर। तो डिडक्शन दोस्तों दो टाइप के होते हैं। पहला वाला डिडक्शन हमने जो देख लिया वो। दूसरा जो हम डिडक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो डिडक्शन जो है वो रहेगा आपका डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है सर डिडक्शन तो वो भी होता है जो एटीसी में आता है, और डिडक्शन पीजीबीपी वाला भी होता है। तो हम समझ नहीं पा रहे कि कौन सा टोटल इनकम वाला डिडक्शन है और कौन सा क्या है पीजीबीपी वाला डिडक्शन है। जैसे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आपको एक चैप्टर बताया जाएगा, कौन चैप्टर नंबर कौन सा रहेगा? 6A। उसके अंदर आपका एटीसी से एटीयू का क्या मिलता है? डिडक्शन, जिसमें बहुत सारे जैसे एलआईसी का प्रीमियम आप पे करते हो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, उन सबका आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये वाला डिडक्शन आपको कब मिलेगा? जब आपके पास कौन सी इनकम होगी दोस्तों? ग्रॉस टोटल इनकम होगी तो मिलेगा। मान लो आपके पास टोटल इनकम है ही, मान लो आपके पास 22 करोड़ का लॉस है और आपके पास 10 करोड़ रुपए डिडक्शन क्लेम करने के लिए। 22 करोड़ का लॉस था और उसी कंपनी ने 10 करोड़ रुपीस का प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन दिया था। मतलब ऑफिसर बोलेगा पहले खुद का संभालो फिर दूसरे का देखो। समझ में आ रहा है ना? वो होता है ना कि जब आप मतलब संकट में हो, खुद संकट में हो, तो पहले खुद निकलोगे फिर दूसरों को निकालोगे। ये तो वो वाली बात होगी कि खुद ही संकट में जा रहे, ये तो संकट का भी संकट हो रहा है। तो अभी क्या आपको रिडक्शन मिलेगा क्या? सरकार बोले ऑलरेडी 22 करोड़ का लॉस है आपका, 10 करोड़ का अगर हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का अगर हम क्या कर देंगे, आपको रिडक्शन दे देंगे, तो लॉस कितना हो जाएगा? 32 करोड़, जो पॉसिबल नहीं। हम तभी रिडक्शन दे सकते हैं जब आपके पास क्या हो? टोटल इनकम हो। समझ में आ गया ना? अभी आपके पास टोटल इनकम ही नहीं है, तो हमारी कोई राय तो नहीं है, लेकिन आपको ये डोनेशन नहीं देना चाहिए। चलो आपने दे दिया तो कोई बात नहीं, बट अभी आपको ये लॉस डिडक्शन तो हम आपको माइनस नहीं करेंगे। याद रहेगा ना? तो वो वाला कौन सा रिडक्शन है? वो वाला कौन सा रिडक्शन है? डिडक्शन किस में से मिलता है आपको? ग्रॉस टोटल। मतलब वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है टेक्निकल। जैसे आप एलआईसी का प्रीमियम पे करते हो, तो एलआईसी का प्रीमियम आप कब पे करते हो? जब कमाओगे तब तो पे करोगे ना। पर मान लो आप कमाई नहीं दो और आप एलआईसी का प्रीमियम क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। सरकार बोले हम डिडक्शन आपको नहीं देंगे। बोले देंगे पैसे, आपका टोटल इनकम तो कुछ है ही नहीं। बट ये वाला डिडक्शन अभी आप समझिए टेक्निकली क्या होगा। आपने 50 एम्प्लॉइज को अपने काम पे रखा हुआ, आपका सेल्स हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो 50 एम्प्लॉय सैलरी आके मांग रहे, बोले सैलरी नहीं मिलेगी, सेल्स नहीं हुआ। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये डिडक्शन तो आपको क्या होगा? ये डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये डिडक्शन देने से हो सकता है कि आपका लॉस आ जाए, हो सकता है ना। बट क्या ये डिडक्शन देने से लॉस आएगा क्या? आंसर इज नो। मतलब ये वाला जो डिडक्शन होगा ना, आपको क्या करेगा? नेवर एक्सीड योर क्या होगा? जीटीआई। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? ये क्या हो सकता है? मे एक्सीड योर इनकम। ठीक है ना? तो ये जो हमने सारा डिस्कशन किया, इसको मैं दो पार्ट में बता देता हूँ। ठीक है? तो आप जब क्रक्स बनाते हो तब आपको ध्यान रखना कितने टाइप के डिडक्शन होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डिडक्शन। एक होता है जो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही अपने बना रहे, डिडक्शन अगेंस्ट इनकम। एंड दूसरा वाला कौन सा होगा? डिडक्शन आउट ऑफ इनकम। मतलब ये आपको किस में से मिलेगा? इनकम में से मिलेगा, और ये आपको किसके? इनकम के सामने मिलेगा। तो यहाँ पे जो पीजीबीपी में हम डिडक्शन की जो बात कर रहे हैं, ये आपको किसके सामने मिलता है? इनकम के सामने। जैसे मान लो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिर्फ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है, फॉर योर क्लैरिटी पर्पस। मान लो कि यहाँ पे आपका सेल्स है, कितना सेल्स आपका हुआ है? 12 करोड़ का। यहाँ पे आपका कुछ एक्सपेंस दोस्तों आपने डेबिट किया हुआ है, उसमें सैलरी है,
ठीक है। फिर आपने जो प्रीमाइसिस लिया वो रेंट पे है। देन अदर एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये तो सारे आपके कमिटेड एक्सपेंस है ना। इन एक्सपेंसेस का आपके सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं, मतलब यू हैव टू पे इट। तो मान लो कि ये एक्सपेंस हो गया कितने करोड़ का, 16 करोड़ का सारा मिला के। तो अभी जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो तो आपका क्या आएगा दोस्तों, नेट लॉस कितना आएगा, लॉस 4 करोड़। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आपकी इनकम कितनी थी, इनकम मतलब प्रपोज्ड इनकम। तो सेल्स इज नॉट योर इनकम, सेल्स इज ओनली अ प्रपोज्ड इनकम। तो आपकी इनकम थी कितने, 12 करोड़, और आपका खर्चा कितना था, 16। तो ये 16 मैंने माइनस किया तो वो आपकी इनकम को एक्सीड कर गया ना। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर इनकम को एक्सीड करेगा कौन से वाले डिडक्शन में, अगेंस्ट वाले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। बट डिडक्शन आउट ऑफ इनकम में क्या होगा, नेवर एक्सीड योर विच इनकम, टोटल इनकम, मतलब ग्रॉस इनकम भी आप बोल सकते हो। तो मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो आपको रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कितना मिल सकता है, 10 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिले। और उसमें भी उन्होंने लिमिट लगा रखी है, आपको पता है एटीसी में 1.5 लाख ही मिलता है। गवर्नमेंट ने बोला एलआईसी वाले को पैसा दो, गवर्नमेंट ने ऐसा काम बोला सादा दे दो। उन्होंने बोला कि एक लिमिट तक हम आपको रिडक्शन देंगे। तो 10 लाख रुपए में से अगर आप 10 लाख रुपए एलआईसी का प्रीमियम पे करते हो, गवर्नमेंट ने बोला हमने बोला है रिटायरमेंट के बारे में सोचना, बट आप अपने भविष्य के लिए वर्तमान क्यों खराब कर रहे हैं। 10 लाख कमाया, 10 का 10 आपने क्या कर दिया, एलआईसी वाले को दे दिया। तो डिडक्शन आपको 10 पूरा मिलेगा कि 1.5 लाख, 1.5 लाख। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए। सो ये वाला हो गया डिडक्शन अगेंस्ट इनकम वाला, और दूसरा क्या हो गया, डिडक्शन आउट ऑफ इनकम। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, दो पार्ट है, अगेंस्ट इनकम वाला और कौन सा वाला, आउट ऑफ इनकम। सो ये मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, स्पेशल डिडक्शन नहीं बताया, मैंने डिडक्शन का नेचर बताया कि डिडक्शन कैसा होता है। क्लियर, ठीक है। सो ये फाइल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको लिखना है अभी कुछ, चलेगा ना, लिखना है तो बता देना। ये वाला देखो मैंने दो बताया ना आपको, एक डिडक्शन कौन सा होगा, आउट ऑफ इनकम वाला, और एक डिडक्शन कौन सा होगा, अगेंस्ट इनकम वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला स्पेशल डिडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा सब लोग। पार्ट ए के अंदर जो रहेगा क्या आपका, सेक्शन 32, ठीक है। सारे सेक्शन आज ही हमें याद करने, ऐसा मान लो आप पूरा पीजीबीपी का जो भी क्रक्स आज जितना हो पाएगा सारे सेक्शन में आज ही बता दूंगा। सेक्शन 32 आप सब लोगों को पता ही होगा, ये किसका सेक्शन है, डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन हम किसके ऊपर देते हैं, ये थोड़ा वर्ड है ना जो मैं लिख रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दोगे ना तो बहुत इजी रहेगा। अकाउंट्स में आप डेप्रीशिएशन जो गिनते हो ना, वो आप असेट पे गिनते हो। इनकम टैक्स में जो डेप्रीशिएशन गिनते हो ना, वो असेट पे नहीं गिनना, असेट की कॉस्ट पे गिनना है। किस पे गिनना है, असेट की कॉस्ट पे गिनना है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डेप्रीशिएशन किस पे निकाल रहे हैं, ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। समझ में आ रहा है, दो अलग अलग लाइनें हैं, एक होता है डेप्रीशिएशन ऑन असेट और दूसरा होता है डेप्रीशिएशन ऑन व्हाट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। So now the term actual cost, now the term actual cost is given in section 43 subsection 1। मतलब कौन से सेक्शन में आपको दे रखा है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में आपको किसका टर्म दे रखा है, एक्चुअल कॉस्ट। मतलब उन्होंने बताया कि एक्चुअल कॉस्ट का सही मायनों में क्या मतलब होता है। मान लो आपने एक असेट परचेस किया है 50 लाख रुपए, ठीक है। सो एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, सेक्शन 43(1) के। तो मान लीजिए कि आपने असेट परचेस किया है, तो एक्चुअल कॉस्ट में आपका परचेस प्राइस कितना है, तो वो है आपका 50 लाख रुपीस। अभी ये जो असेट आपने परचेस किया ना दोस्तों, इसका गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, ग्रांट दे रखा है, या गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है। कितना सब्सिडी दे रखा है, 30% सब्सिडी दे रखा है। मतलब इफेक्टिवली आपको ये असेट कितने में पड़ेगा, तो अगर 15 लाख रुपए मेरे पास क्या आ जाता है, ग्रांट का आ जाता है, तो इफेक्टिवली मुझे कितने में पड़ेगा, 35 लाख रुपीस में पड़ेगा।
अग्री करते हो या नहीं? तो ये 35 लाख रुपए से मुझे असेट पड़े, मतलब इन शॉर्ट मेरे पॉकेट से कितना पैसा गया? तो व्हाट इज योर एक्चुअल कॉस्ट? 50 लाख और 35। अकाउंट्स में आप क्या करते हो पता है? अकाउंट्स में थोड़ा हिसाब किताब क्लियर रखना होता है। उसमें आप डेप्रिसिएशन गिनोगे 50 पे और वो 15 लाख को इनकम बता दोगे, कॉल्ड डेफर्ड इनकम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम एज ए इनकम दिखाते हैं, बट दैट इज फाइन फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। यहाँ पे हम असेसी की रिपोर्टिंग इनकम निकाल दें कि उसकी जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम होगी वो एक्चुअल टैक्स। तो हमारा काम ये है कि जो उसका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है उसी का डेप्रिसिएशन दे पाएंगे। तो कितना डेप्रिसिएशन हम देंगे, कितनी वैल्यू पे देंगे? 50 लाख पे देंगे या 35 लाख पे? 35 लाख, क्योंकि खर्चा उतना ही हुआ है ना। समझ में आ गया? ये तो हमने बात किया सब्सिडी का। सेकंड, अगर हम बात करें जीएसटी क्रेडिट, अभी आप सब लोग जीएसटी के बारे में तो जानते ही हो, इंटर में होके आए, कुछ लोग ग्रुप 4 होके आए होंगे। तो अभी आप जब भी कोई एसेट परचेस करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है ना। तो वो जो एसेट आपने परचेस किया होगा उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। तो वो जो क्रेडिट आपको मिलेगी वो आपका खर्चा थोड़ी ना, ठीक है। तो अगर मान लो जीएसटी क्रेडिट मिलने वाली होगी तो वो जो आईटीसी आपको अवेलेबल होगा, उसको हमें क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम व्हाट? जो एसेट की क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी। तो सेक्शन 32 में क्या याद रखोगे? डेप्रिसिएशन किस पे मिलता है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट। आगे समझ में। और उसमें एक ब्लॉक ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें आपको असेट के मतलब जो डेप्रिसिएशन वो मिलता है, कैसे मिलता है? ब्लॉक पे मिलता है। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने सिर्फ आपको टाइटल बता दिया कि सेक्शन का टाइटल क्या है। अगर सेक्शन का टाइटल अगर आपने क्लैरिटी से पढ़ लिया तो 50% केस वहीं खत्म हो जाता है। जो बाद में मैंने आपको क्या बताया, डीटी जो है वो हर साल चेंज होता रहता है। ऑन एन एवरेज हर साल 15% चेंज होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4-5 साल में पूरा चेंज हो जाता होगा, इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंशियलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट और लाइक समथिंग दैट। तो अगर आपको उसके साथ यूज टू होना है तो डोंट गो इनटू द पर्टिकुलर सेक्शन, यू हैव टू गो इनटू द आर्ट ऑफ रीडिंग द सेक्शन। समझ में आ रहा है? तो जो सेक्शन को रीड करने का जो आर्ट होता है उसमें आपको जाना है, ना ही कि सेक्शन के अंदर की जो प्रोविजन है उसको नहीं पढ़नी। आपको क्या लगता है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो ये इतनी बड़ी जो भी सेक्शन की लिस्ट है वो आप लेके बैठोगे? कोई क्लाइंट है वो पूछ रहे चल 35 निकाल, वो था ही नहीं अंदर, आर्टिकल को बुलाया अंदर, 80 निकाल के ला चल जल्दी, आप ऐसा बोलोगे उसको? नहीं। आपको क्या करना है, आपको सेक्शन नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, सेक्शन खोलना है और उसको पढ़ लेना है। आप जैसे ही पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ ही जाएगी ना, ठीक है ना। तो आपको कौन सा आर्ट डेवलप करना है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको जो सब्जेक्ट के अंदर की जो लैंग्वेज जो यूज होती है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो सीखना, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखना। अभी कितने ये सेक्शन याद रखोगे 32 के लिए? एक 32 याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है? 43(1) जिसमें एक्चुअल कॉस्ट की क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। जहां पे भी वर्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट यूज होता है वहां 43(1) का रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है। तो मान लो आगे जाके किसी और सेक्शन में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्ड यूज हुआ है तो वहां पे आपको रेफरेंस किसका पढ़ना है? 43(1). जहां पे भी मान लो दूसरी जगह लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट फॉर द बिजनेस पर्पस तो आपको वहां पे जाके क्या पढ़ना है? 43(1). समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आएगा सेक्शन 35। ठीक है, मैं जो मेन सेक्शन है वही अभी मैं बता रहा हूँ। वो वाला होगा कौन सा? साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। तो अभी क्या होता है कि नॉर्मली साइंटिफिक रिसर्च वर्ड आते ही आपने इंटरमीडिएट में भी सोचा होगा, जब फर्स्ट टाइम ये सेक्शन आपने सुना होगा बोले साइंटिफिक रिसर्च मतलब ये साइंटिस्ट वाला सेक्शन होगा जिसमें साइंटिस्ट लोगों को क्या मिलता होगा? डिडक्शन मिलता होगा। ये तो अपने लेवल का सेक्शन है ही नहीं। साइंटिफिक रिसर्च मतलब आप अपने बिजनेस के रिलेटेड क्या करना चाहते हो? बिजनेस के रिलेटेड अगर आपको एनहांसमेंट एक्टिविटी करना चाहते हो, उसमें आप कोई R&D करवाना चाहते हो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या तो उसकी क्वालिटी को लेकर थोड़ा ऐसा हो कि नहीं मुझे और क्वालिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है। सो फॉर दैट क्वालिटी चेक्स आपने लगा रखे, सब कुछ आपने रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च किया है। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छी भी बात है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो ऑब्वियस है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी। सो फॉर दैट कस्टमर का डिमांड भी बढ़ेगा क्योंकि यू आर एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, तो उसकी वजह से सेल्स भी बढ़ेगा।
तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी का भी रेवेन्यू आएगा प्लस इनकम टैक्स का भी आएगा। तभी हुआ क्या, उन्होंने ऐसा बोला कि जो देखो रिसर्च करने के दो तरीके होते हैं, एक आप क्या कर सकते हो दोस्तों इन हाउस, और दूसरा अगर मान लो आपसे इन हाउस नहीं हो पा रहा है, आपने एक दो बार ट्राई किया पर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा तो आप उसको क्या कर सकते हो आउटसोर्स, ठीक है ना। R&D लैब के बाद लिखा हुआ है फायर ब्रिगेड का, पुलिस वाले का नहीं लिखा है, इमरजेंसी पे इस नंबर पर संपर्क करें ऐसा लिखा हुआ है। कंपनी ने बोला बंद करो इन हाउस अभी हमने क्या करेंगे आउटसोर्स, क्योंकि इन हाउस आप करते हो तो इन हाउस रिसर्च क्या होता है, उसमें इन हाउस बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी लेना पड़ेगा, फिर आपको रिसर्च बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, अब बिल्डिंग भी आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा, अभी किस तरह का रिसर्च लैब बना रहे हो उसमें आपको लाइसेंसिंग भी लेना पड़ता है, ठीक है ना, वो सब कुछ बाद में वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारा आपका क्या होगा दोस्तों, ये सारा आपका जो केपेक्स होगा, ये ऐसे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ना इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन मिलता है बाय डिफॉल्ट, 15% है, बिल्डिंग के ऊपर 10% है, ऐसा मान लो। तो उन्होंने बोला ये केपेक्स है ना, इसको हमें ना सेक्शन 32 में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट वाला काम कर रहे हो, तो हम आपको दोनों हाथों से स्वागत करना चाहेंगे, हम आपको कितना रिडक्शन देंगे 100%। मतलब पहले साल क्या आपका जो भी आपने खर्चा किया होगा उसका 100% क्या मिल जाएगा रिडक्शन। ऐसा होता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में मान लो आपने कोई मशीनरी लिया, अकाउंट्स में ये नहीं बोलते साइंटिफिक रिसर्च है कि नॉन साइंटिफिक है, उसमें बोलते हैं मशीनरी है आपके नाम पे है, टाइटल आपके नाम पे, वैल्यूएशन देख लिया हो गया, अभी डेप्रिसिएशन की जगह 100% पूरा का पूरा खर्चा पीएल में डेबिट किया हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या बोलेगा, तो ये आपने क्या किया है आपने 100%, आपने तो 100% क्या कर दिया डेबिट कर दिया, मतलब 100% कॉस्ट डेबिट कर दिया ना, तो पूरा का पूरा मशीनरी कौन डेबिट मारता है भाई, समझना। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर फीलिंग नहीं समझ पाएगा टैक्स की, अभी उन्होंने ऐसा समझाना पड़ेगा ना सेक्शन, क्योंकि देखो इनकम टैक्स के बुक्स अलग बनते हैं और कंपनी के बुक्स क्या होते हैं अलग होते हैं, मतलब कंपनी अकाउंट्स के बुक्स अलग होंगे और टैक्स के बुक्स क्या होते हैं अलग होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पता होगा बट अपने ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इस केस में इनकम टैक्स के बुक्स में कितना एक्सपेंडिचर डेबिट होगा 100%। समझ में आ रहा है, इनकम टैक्स ने खुद बोला हुआ है कि इनकम कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए हमें किसी और एक्ट की जरूरत नहीं है, हमारा अकेला एक्ट ही क्या है काफी है, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स बताएगा कि कैसे इनकम कैलकुलेट करना है, कि कंपनीज एक्ट इनकम टैक्स, समझ में आ रहा है। और मैंने शायद कभी आपको इंटरमीडिएट लेवल पे या फाइनल पे बताया हो कि जब भी रेवेन्यू और दूसरे लॉ के अंदर क्या होता है बवाल हो जाता है, तो उसके अंदर ध्यान से समझना, तो उसमें कोर्ट ने बोला हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द अदर लॉ, मतलब क्या हुआ इनकम टैक्स जीएसटी और कस्टम इन तीनों एक्ट का दूसरे एक्ट के ऊपर क्या होता है ओवर रूलिंग इफेक्ट होता है। मतलब मान लो इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट में कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर किसी और एक्ट में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो हमेशा कौन जीतेगा इनकम टैक्स, क्योंकि बात किसकी चल रही है पैसे की बात चल रही है ना, ठीक है ना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करेगी, याद रहेगा। एक आधा कंप्लायंस कम हो जाएगा ना तो क्या चलेगा, पैसा नहीं कमाना, ठीक है। एक आधा मान लो इधर उधर डिफॉल्ट कर मतलब कम कर दिया, बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ या तो फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा कंप्लायंस हो गया, तो गवर्नमेंट ने बोले थोड़ा बहुत पेनल्टी लगाओ जाने दो, बट अपना इनकम टैक्स आना चाहिए। क्लियर। अभी देखना यहाँ पे समझिएगा, आपको ध्यान से समझना, लैंड के ऊपर जो आपने एक्सपेंडिचर किया होगा वो क्या होगा दोस्तों नॉट डिडक्टेबल, ये याद रखना। आपने कोई लैंड एक्वायर किया हुआ, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, तो जो भी लैंड आपने एक्वायर किया है उसका हम आपको कोई डिडक्शन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, क्योंकि लैंड जो है वो नॉन डिडक्टेबल असेट है। तो सर ये तो गलत बात है, खर्चा तो हमारा हुआ ही, बट जब आप लैंड बेचोगे तब उस पर कैपिटल गेन लगता है, क्या लगता है कैपिटल, ठीक है। पर अगर मान लो आपने ऐसा है कि नहीं हमें इन हाउस नहीं करना है, तो आप आउटसोर्स करना चाहते हो, तो जो भी आपने आउटसोर्स किया होगा उसका आपको 100% एक्सपेंडिचर मिलेगा ऑन सच कंट्रीब्यूशन। मतलब जिन लोगों को आप पैसा दे रहे हो फॉर पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च, वो एलिजिबल होने चाहिए साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो उनके केस में 100% हम आपको क्या दे देंगे रिडक्शन। ये क्या था सेक्शन 35, सिर्फ टाइटल क्या याद रखना,
अगर आपने कौन सी एक्टिविटी की होगी, साइंटिफिक रिसर्च। बाकी बाद में आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। सेक्शन 35 कौन सा, ए डी। एग्जाम में काफी बार उन्होंने फाइनल लेवल पे पूछा हुआ है, उनका बहुत ही पसंदीदा सेक्शन है ये, ठीक है। नाउ देखिएगा सब लोग यहाँ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का क्या मतलब होता है कि उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट बना दे रखी है। मतलब स्पेसिफाइड मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने कुछ फ्यू बिजनेसेस लिस्ट को उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपका रेवेन्यू मॉडल कैसे सेट होता है देखिएगा। तो अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, केपेक्स करना पड़ेगा। मतलब कुछ मशीनरीज वगैरह जो भी आपको चाहिए उसका केपेक्स आपको लेना है। प्लस कुछ क्या होंगे आपके प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होंगे, प्लस आपके कुछ क्या होंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस होंगे या नहीं होंगे। तो अभी होगा क्या, ये मैंने पीएनएल बना दिया मान लो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पूरा डेबिट हो जाएगा। बट ये जो केपेक्स होगा, ये केपेक्स क्या होगा, ये केपेक्स पूरा तो नहीं होगा, पर अपने इसके ऊपर 15% क्या ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन, इतना डेबिट होगा। तो यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो भी आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, वो नेट प्रॉफिट मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ रहा है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आ रहा है, 3 करोड़। कितना डेप्रिसिएशन आया, 3 करोड़। मतलब आपने एसेट केपेक्स कितने का किया होगा, 20 करोड़ का किया होगा। ध्यान से समझना, ये इंटर में नहीं सीखा होगा। तो 20 करोड़ का 15% आपने 3 करोड़ डेप्रिसिएशन डेबिट किया हुआ है, और उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, 13 करोड़। तो कैन आई से बिफोर डेप्रिसिएशन आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, वो कितना होगा आपका, 13 करोड़ होगा। मतलब ये 13 करोड़ रुपीस आपका प्रॉफिट है। अभी ये जो न्यू बिजनेसमैन है, ठीक है, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मान लो कि ये कंपनी है तो उसको 30% टैक्स पे करना है। तो उसको कितना टैक्स पे करना है, 3 करोड़। तो 3 करोड़ रुपीस उसको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। सरचार्ज, एजुकेशन से सब कुछ आ गया। अभी ये जो बिजनेसमैन थे, इन लोगों की ऐसी कुछ डिमांड थी कि सर अगर आपने कुछ हमारे लिए कुछ किया होता, हमारा नया बिजनेस है, सो इनिशियली इन द फर्स्ट 2 years और 3 years ऑफ द बिजनेस वी आर हैविंग अ कैश क्रंच। मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं होते टू पे आउट इवन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अनडाउटेडली हमारे पास प्रॉफिट दिख रहा है, बट दैट इज आल्सो नॉट अ सफिशिएंट प्रॉफिट टू ऑपरेट द बिजनेस एंड टू एक्सपांड द बिजनेस। सो अभी ये बिजनेस का रूल होता है कि इन ऑर्डर टू ग्रो द बिजनेस द मनी शुड बी केप्ट इन द पॉकेट ऑफ बिजनेसमैन, नॉट इन द केप्ट, मतलब इन द पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला बात तो सही है, बात ही बड़ी बड़ी कर रहा है। तो अभी क्या किया, अभी किया क्या, सरकार ने बोला एक काम करते हैं, हम आपके लिए क्या कर देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपका जो भी क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका केपेक्स होगा, हर बिजनेस में नहीं, स्पेसिफाइड बिजनेस में। जैसे क्या होता है, किसी को वेयर हाउस स्टार्ट करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए वेयर हाउस स्टार्ट करना है, मान लो किसी को कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट करना है, किसी को फर्टिलाइजर का बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को हॉस्पिटल का बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी तो जरूरत भी पड़ेगी। फिर मान लो कि किसी को होटल स्टार्ट करना है। समझ में आ गया ना। तो ये सारे बिजनेस में क्या होता है कि एक हैवी कैपेक्स चाहिए। जैसे वेयर हाउस स्टार्ट करना है तो ऐसे ही हो जाएगा वेयर हाउस, जिस रूम में हम बैठे इतने में वेयर हाउस हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है ना। वेयर हाउस में भी हमें अलग अलग स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं, कुछ कोल्ड एरियाज होंगे, कुछ ऐसे साइंटिफिकली मतलब साइंटिफिक एनवायरनमेंट में हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा एक केपेक्स इन्वॉल्व होता है, जो इनिशियली कब होता है, 1-2 साल में होता है। मान लो होटल बनानी है तो होटल में भी क्या होगा, इनिशियल केपेक्स कितना चाहिए होता है। समझ में आ गया। एक तो आपको जगह लेना है, दूसरा आपके लिए रूम बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर फर्नीचर वगैरह जो आपको लग्जरियस फर्नीचर कराना, तो काफी बड़ा केपेक्स क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर आपने टैक्स में हमें कुछ बेनिफिट दे दिया होता तो सही रहता। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, हम केपेक्स आपको ऐसे तो कितना देते हैं,
जो भी आप केपेक्स करते हो उसका एवरेज मैंने आपको कितना डेप्रिसिएशन दिया, 15। तो एक काम करो, अभी आप 15 की जगह कितना ले लो, 100%। और तो हम क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, ये जो केपेक्स आपका 20 करोड़ का था वो पूरा का पूरा पीएनएल में कितना हो जाएगा, 20 करोड़ का 20 करोड़ डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन था, ठीक है, वो कितना था, 13 करोड़ था ना। इसमें से मैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका माइनस करूंगा, अंडर विच सेक्शन, 3580, तो मैं कितना माइनस करूंगा, 20 करोड़। तो भी ये 7 करोड़ का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। टेक्निकली लॉस नहीं, इट इज ओनली नोशनल लॉस जो इनकम टैक्स के लिए आएगा। तो ये लॉस क्या होगा, पहले साल तो आपको टैक्स पे करना नहीं, और इनफैक्ट सेकेंड ईयर क्या होगा, ये 7 करोड़ रुपए एडजस्ट होगा। तो नेक्स्ट ईयर का काफी सब्सटेंशियल प्रॉफिट आपका इसके सामने क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो उस ईयर का प्रॉफिट काफी नैरो डाउन हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में भी आपके जो टैक्स पे करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मान लो पे भी करना होगा तो इतना सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 2 साल का आपको क्वेश्चन मिल गया ना एक्स्ट्रा। अगर मान लो ये सेक्शन नहीं बनाया होता तो क्या होता, तो योर टैक्स लायबिलिटी अदरवाइज कुड हैव बीन 3 करोड़ रुपीस इन द फर्स्ट ईयर ओनली। तो आपको 3 करोड़ तो पे करना पड़ता ना, बट उन्होंने ये सेक्शन बनाने की वजह से क्या हो गया, एक तो 3 करोड़ रुपए का आपका जो टैक्स आउटफ्लो था वो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वो 3 करोड़ रुपए आप बिजनेस को वापस री इन्वेस्ट करोगे, तो उससे तो बिजनेस ही ग्रो होगा। एंड नेक्स्ट ईयर जब होगा तब देखेंगे। टैक्स सेविंग नहीं है, ये सिर्फ टैक्स का आउटफ्लो पहले 1-2 साल के लिए डेफर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया ना। टैक्स सेविंग तो किसको बोलते हैं कि पूरी तरह से टैक्स के अंदर एग्जम्पशन दे रखा है, तो उसको हम टैक्स सेविंग बोल सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मान लो आप 35AD के अंदर 100% केपेक्स जो आपका होता है उसका आप 100% क्या लेते हो, रिडक्शन लेते हो, तो क्या आपको सेक्शन 32 का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना यार। 35 में 100% दे दिया, 100 दे दिया, फिर 15 छुट्टा नहीं मांगने याद रहेगा। 100% सरकार ने दे दिया ना, बोले बार बार क्या या तो आ जाते हो 32 के अंदर, दे दिया ना 100%। और मैंने एक इफेक्ट दी ना, आपको समझ में मे भी नहीं आई होगी। मैंने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते पता है, ये नेट प्रॉफिट में से सीधा क्या कर देते, 20 करोड़ माइनस कर देते, तो लॉस कितना आ जाता, 10 करोड़। तो वो गलत है ना, ये डेप्रिसिएशन की इफेक्ट हटानी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन की इफेक्ट हमने पहले क्या की, हटाई, और फिर हमने क्या दिया, रिडक्शन दिया। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रहे। क्लियर हो गया सबको? नाउ दूसरा एक सेक्शन है सेक्शन 35D। ये भी इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 35D किसके बारे में बात करता है, तो वो है अमोर्टाइजेशन ऑफ विच एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो आप सब लोगों को पता ही है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, वो हम जब एज एंड व्हेन सेक्शन आएगा तब देखेंगे। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर कोई नया एक्सपेंशन आप करते हो, तब उस टाइम पे जो प्री एक्सपेंसेस आपने किए होते हैं, लाइक आपने फंडिंग किया है, पब्लिक फंडिंग किया है, आईपीओ इश्यू किया है, एफपीओ किया है, या तो फिर आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, या फिर एमओए ड्राफ्ट करवाया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करवाया, कुछ फॉरेन कोलैबोरेशंस आपने किए, उसके लिए कुछ ड्राफ्टिंग किया है, तो वो जो सारे एक्सपेंसेस आपके होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो इनकम टैक्स वालों ने ऐसा बोला, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो आपको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। ऐसे आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा कि जो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको डिवाइड बाय 5 डिडक्टिबल होता है। तो ये अकाउंट्स में है। तो इनकम टैक्स में भी वही है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 5। कुछ कुछ जगह पे सेम भी है, ऐसा नहीं कि हर जगह उल्टा ही चलेगा इनकम टैक्स। बोले आज तो अकाउंट्स ने क्या बोला, उसने जो बोला उसका उल्टा ही बोला। मतलब पहले तू तो बोल, नहीं अकाउंट्स को बोलने तो पहले वो जो बोलेगा उससे मैं क्या करूंगा, उल्टा ही करूंगा। आगे समझ में? ऐसा नहीं है, टैक्स के अंदर भी क्या होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिवाइड बाय क्या होगा। बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोल दिया है कि हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, रिस्ट्रिक्शन।
उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, मतलब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहने के लायक है, मतलब कौन सा एक्सपेंसेस, कौन सा एक्सपेंसेस, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग मतलब जो उसका नेचर ही प्रिलिमिनरी है, आप किसी और एक्सपेंडिचर को प्रिलिमिनरी नहीं बोल सकते हो। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सेक्शन 32 के साथ लिंक करता हूं तो उससे ज्यादा आइडिया आएगा। मान लो कि मैंने कोई असेट परचेस किया दोस्तों, वो असेट परचेस किया मैंने 50 करोड़ में, बट वो मेरा एक्स फैक्ट्री प्राइस है, ठीक है। अभी उस मशीनरी को, मतलब बहुत बड़ी मशीनरी थी, हमने जिससे लिया उसने 4-5 पार्ट्स में हमें डिलीवर किए, अलग अलग पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े ट्रक्स में आते हैं, 2-3 तो एस्कॉर्ट व्हीकल चल रहे हैं आसपास, सब डायमेंशंस ड्राइवर को नजर नहीं आते, तो उसके लिए एस्कॉर्ट व्हीकल भी आया हुआ है। मतलब इतना बड़ा मशीनरी कि उसको आपने पूरा क्या किया, पार्ट्स में डिलीवर किए और बाद में कस्टमर के प्रीमाइसेस पे उसको क्या किया, असेंबल किए। अभी हुआ क्या, मशीनरी का 50 करोड़ रुपए था, अभी ये असेंबलिंग कॉस्ट, इरेक्शन कॉस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंसी कॉस्ट, अगर ये सब कुछ हम ऐड करें अलग से तो 1 करोड़ रुपए और हो गया खर्चा। तो टोटल आपको मशीनरी कितने में पड़ी, 50 में पड़ी है 51 करोड़ में, 51 करोड़ में। तो सेक्शन 43(1) में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी टेक्निकल इरेक्शन कॉस्ट आपने पे किया हुआ है इन रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, तो इन दैट केस वो एसेट के अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अभी आप डेप्रिसिएशन किस पे गिनोगे, 51 पे गिनोगे या 50 पे गिनोगे, 51। तो अभी मान लो कि वो जो 1 करोड़ रुपए जो आपने इरेक्शन कॉस्ट आपने पे किया हुआ है, फीस फॉर द इरेक्शन सर्विसेज, क्या वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है? ऐसे तो वो पहले हुआ है, तो ऐसे पहले हुआ है तो ही ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो जाता है। मैंने क्या बताया कि वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एटलीस्ट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई मतलब उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें है ना 10 एडजस्टमेंट होंगे ना, उसमें 9 तो आते होंगे, बट वो जो एक नहीं आता होगा ना, वो इन सब में से पूछेंगे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपने कहीं वर्ड सुन लिया और अगर दिमाग में बिठा दिया है तो उस टाइम पे वो एक एडजस्टमेंट आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाई। ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या बोला कि हम आपको 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अलग अलग है पर अभी के लिए ये याद रखें। तो आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना, उसका 5% प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हम माइनस करने दे सकते हैं आपको। मतलब क्या हुआ, आपने एक्चुअल में कितना खर्चा किया, एक्चुअल में कितना खर्चा किया, ये आपका कौन सा एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, 12 करोड़। सरकार बोली ज्यादा है। आपका प्रोजेक्ट कितने का है, आपका प्रोजेक्ट कितने का है, 100 करोड़। उसका हम कितना परसेंट करेंगे, 5। तो आपको कितना डिडक्टिबल होगा, 5 करोड़। उसको भी डिवाइड बाय कितना करेंगे, 5। तो एवरी ईयर कितना मिलेगा, 1 करोड़। समझ में आ गया ना। तो हमें आपको कंट्रोल में रखना पड़ता है, अदरवाइज तो आप 12 की जगह कितना कर देंगे, 25। अभी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 25 करोड़ कौन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करता है। समझ में आ गया। तो ये सेक्शन में आपको डिडक्शन दिया कि जो मिल रहा था उसका कम कर दिया। 35D में उन्होंने क्या किया कि जो एक्सपेंडिचर आपका डिडक्टिबल था उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक लेवल से ज्यादा हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे इन केस ऑफ विच एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। याद रहेगा, सो ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो सारे सेक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कौन से सेक्शन है, पार्ट ए के अंदर हम लोग 5 पार्ट है, कितने, 5। समझ में आ गए। हाँ, वी आर इन दी पार्ट 1। ओके, कौन सा है, सेक्शन 35DD। मैं वापस रिपीट कर देता हूं अगर आप भूल गए हो तो। पीजीबीपी ही आपके फाइनल का सबसे बड़ा क्या है, रूट है, ठीक है। अगर कच्चा रह गया तो ना इंटरनेशनल टैक्सेशन समझ में आएगा, ना आपको असेसमेंट समझ में आएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आप पीजीबीपी मान लो छोड़ देते हो तो मेरे हिसाब से आपने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। असेसमेंट भी छोड़ दिया, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी छोड़ दिया, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी हमें करना क्या होता है, कोई कंपनी का ही कैलकुलेशन करना है ना। तो अभी कंपनी क्या कर रही होगी, बिजनेस ही कर रही होगी ना, हाँ है ना। तो उस केस में आपको बिजनेस इनकम निकालना नहीं आता होगा तो वहां पे इंटरनेशनल टैक्सेशन में फिर टाइम पास हो जाएगा, ठीक है।
असेसमेंट प्रोसीजर को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ स्टैंड अलोन रख सकते हो, बट दैट इज अ मैकेनिकल प्रोविजन। मैंने बताया था आपको संडे वाला सेशन, सर ये संडे वाला सेशन आपने गलत किया बस। तो मैंने कोई गलत नहीं किया, अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग देख लो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, याद रहेगा ना। तो ध्यान रखिए सेक्शन 35 डबल डी, तो इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर incurred on amalgamation and demerger activity। मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई कंपनी का अमालगमेशन हुआ है या डीमर्जर हुआ है, तो उस केस में वो अमालगमेशन और डीमर्जर का कुछ एक्सपेंडिचर हुआ होगा, मतलब वो एक्टिविटी करने के लिए, लाइक अमालगमेशन करना है तो एक लॉफुल प्रोसीजर है, सो इन दैट केस क्या होगा, कुछ एक्सपेंडिचर उसमें इन्वॉल्व होंगे। डीमर्जर होगा तो इट इज आल्सो लीगल प्रोसीजर, सो इन दैट केस कुछ एक्सपेंसेस आपके हुए होंगे। सो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर नहीं है। तो जो भी आपका टोटल क्या हुआ होगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर हुआ होगा, उसको डिवाइडेड बाय उन्होंने क्या बोल दिया, और ये किसको मिलेगा दोस्तों, ये किसको मिलेगा, तो कौन सी कंपनी को मिलेगा, तो जो कौन सी कंपनी होगी, अमालगमेटेड कंपनी होगी उसको मिलेगा। मतलब कौन सी कंपनी होगी, कौन सी कंपनी को मिलेगा, न्यू कंपनी, याद रहेगा ना। और अगर मान लो डीमर्जर का होगा तो किसको मिलेगा, रिजल्टिंग कंपनी। डीमर्ज कंपनी क्यों बोल पे करेगी, डीमर्ज कंपनी नहीं पे करती, जो भी खर्चा होगा वो किसको बेयर करना है, रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी को अलग होना था ना, तो डीमर्ज कंपनी बोले भरो आप, हम क्यों भरे, आपको अलग होना था, ठीक है। सो ये ध्यान रहे, सो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उसको किसमें हम डिडक्शन कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय 5। अभी आप ये जो सेक्शन है इसमें आप मान सकते हो कि सेक्शन खत्म हो गया, अभी हम जब वो सेक्शन को पढ़ेंगे तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी और कुछ नहीं। तो मैं ये जो पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट का, मतलब कोई भी टॉपिक का फाइनल लेवल पे क्रक्स देना इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो चैप्टर है वो काफी क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब तक आपको पूरे चैप्टर का क्रक्स नहीं दूंगा और हम टॉपिक वाइज उसमें नहीं जाएंगे, तब तक बाद में पेज टू पेज रीड आउट करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। एक पेज पढ़ोगे, 2 पेज पढ़ोगे, तीसरे पेज में जाओगे तो फिर सो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ है, कितने सेक्शन हुए देखो। पहला कौन सा हुआ, सेक्शन 32 हुआ, उसमें हमने 43(1) भी देखा। फिर हमने कौन सा देखा, 35। फिर हमने क्या देखा, 35। फिर हमने क्या देखा, 35D। अभी हमने देखा 35 कौन सा, डबल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा नंबर 6। नंबर 6 में आता है सेक्शन 33 AB, ठीक है। AB है बट वो छोटा है, साइड रिस्टोरेशन फंड करके एक सेक्शन है, बट सेक्शन 33 AB, ये सेक्शन 33 AB कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में, बट ये ध्यान रखना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ टी, देन कॉफी एंड कौन, रबर के क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट में नहीं किया होगा आपने, प्लांटेशन का स्पेलिंग होता है, ठीक है, जो किस में काम करते हैं, प्लांटेशन, मतलब जिनका क्या होता है, टी एस्टेट होते हैं या कॉफी एस्टेट जो होते हैं। मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ जो टी या कॉफी बेच रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसके एस्टेट होते हैं, मतलब जो टी प्लांटेशन होते हैं और कॉफी एस्टेट जिनके होते हैं, ठीक है, जो लोग, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। सो ऐसे देखने जाए तो ये टी, कॉफी एंड रबर जो है, ये दोस्तों उन्होंने क्या, मतलब टेक्निकली तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर, कमर्शियली एग्रीकल्चर है, अनडाउटेडली एग्रीकल्चर है। लेकिन इनकम टैक्स वालों ने ऐसा बोला कि नहीं, ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर नहीं है, ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी आप करते हो ये कौन सी इनकम है, पार्शियल एग्रीकल्चर और पार्शियली क्या है, नॉन एग्रीकल्चर। तो उसके अंदर उन्होंने 2 पार्ट बताया हुआ दोस्तों, एक कौन सा पार्ट है, एग्रीकल्चर, और दूसरा कौन सा है, नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है।
तो अभी हम एग्रीकल्चर वाले पे टैक्स नहीं लगाएंगे, बट नॉन एग्रीकल्चर वाले पे तो लगेगा टैक्स। तो उन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ रूल्स, यहाँ पे देखिएगा सब। सो रूल नंबर 7A करके एक रूल है जिसके अंदर उन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। कितना परसेंट है पता है किसी? भूल गए होंगे सब। चलो मैं पूछता हूँ, फिर आप बताओ तो पता चले। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अपने लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं अपने परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एंड परसेंटेज ऑफ क्या, एग्रीकल्चर। ये आपका क्या है दोस्तों, टैक्सेबल है, और ये आपका क्या है, नॉट टैक्स। जिनको एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर समझ नहीं आता, बताओ। टी सर, चाय का नाम मत लो, या तो नाम लो तो पिलाओ, ठीक है। वैसे भी डीटी के लेक्चर के बाद चाय की जरूरत पड़ती है, कभी कभी तो सर इन बिटवीन जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? अपने कहीं बाहर अरेंजमेंट करते हैं कि किसी को नींद आ रही हो और उसमें से निकाल के लेके आ जाए। समझ में आ रहा है? ऐसा आपने नहीं कर सकते, ठीक है ना, फिर लोग बाद में मस्काबन भी मांगेंगे। तो कितना है बताओ, टी के अंदर कितना है, टी के अंदर कितना है, कौन बताएगा बताओ। 70% टैक्सेबल, 75, बाकी सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं। 70 नॉन टैक्सेबल और 30 टैक्सेबल। 75-25, चाय के अंदर 75% क्या होता है, टैक्सेबल, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, ठीक है ना। तो आप उसी तरह से बताओ जिस तरह से ये टेबल बना है, तो आपको 25-75 बोलना है, और किसी का कोई उत्तर नहीं, सबके गलत जवाब है। 60% क्या है, सॉरी 60%, 40% क्या है, टैक्सेबल है, और 60% क्या है, नॉट टैक्सेबल। याद रहेगा ना। तो चाय के अंदर कितना परसेंटेज नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल कितना होगा, 60। अगर मान लो कॉफी है, तो अगर कॉफी होंगे तो दो पार्ट होंगे, एक होगा ग्राउंड कॉफी, ठीक है ना, और अगर दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, एडिशन, मतलब जिसमें फ्लेवर मिक्स किया होगा। रॉ कॉफी तो अपने नहीं ले सकते, ठीक है, काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है ना, अगर गलती से भी खा लिया तो 2 दिन तक नींद ही नहीं आएगी, इतना वो स्ट्रांग होता है, कड़वाहट ज्यादा होता है उसमें। तो ग्राउंड होगा तो उसके अंदर ऑब्वियस है, ग्राउंड होगा तो नेचुरल इफेक्ट ज्यादा होगी ना उसमें, तो परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर जो होगा वो हाई होगा। तो एग्रीकल्चर उसमें कितना है, 75, नॉन एग्रीकल्चर कितना है, 20। आगे समझ। तो आपने ये टी में ये वाला घुसेड़ दिया, कॉफी वाला। बट अगर मान लो एडिशन होगा, ठीक है ना, तो उस एडिशन होगा तो एग्रीकल्चर पोर्शन क्या होगा, कम होगा ना, बिकॉज ये आपने कमर्शियल कर दिया उसको। तो कितना होगा, 60% एग्रीकल्चर एंड 40% क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर। बट अगर क्या होगा, रबर में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सिंथेटिक हो कोई भी हो, तो उसके अंदर 35% क्या होगा, टैक्सेबल, और 65% क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। तो ये प्रोपोर्शन आप लोग दोस्तों याद रख लेना। डिडक्शन कैसे देना है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। पर डिडक्शन किसको मिलेगा, कोई चाय का डिस्ट्रीब्यूटर है, कॉफी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको डिडक्शन मिलेगा, उसको तो प्योर बिजनेस इनकम होगी ना। हम तो डिडक्शन यहाँ पे किसको देना चाहते हैं, जो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है। ओके, सो ये इस बात का खास ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट सेक्शन, ये कौन सा था, नंबर 6, नंबर 7, एक दो और भी है, बट वो छोटे छोटे इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो बाद में आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा वाला है, तो वो है सेक्शन 33, सॉरी सेक्शन 35 ABA एंड सेक्शन 35 कौन सा होगा, ABB। ये दो सेक्शन एक साथ बता रहा हूं मैं आपको। नाउ सेक्शन 35 ABA, ध्यान से सुने,
ये ABA किसका होता है? अगर आपने कौन सा लाइसेंस लिया हुआ है, टेलीकॉम लाइसेंस आपने लिया हुआ है, अक्वायर किया हुआ है, जिसके लिए आपने क्या पे किया हुआ है? कोई लीगल फीस आपने पे किया हुआ है। सेक्शन 35 ABB इज फॉर द टेलीकॉम लाइसेंस फॉर द विच फीस? स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स बोल सकते हो उसको, स्पेक्ट्रम को। तो अगर आपने कोई स्पेक्ट्रम लाइसेंस लिया हुआ है या टेलीकॉम लाइसेंस लिया हुआ है, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। तो अगर हम बात करें टेलीकॉम लाइसेंस का और स्पेक्ट्रम का, दोनों का एक ही जैसा है। तो आपने जो भी लीगल फीस पे किया होगा वो आपका ऐसे देखने जाए तो क्या है? कैपेक्स। और वो कौन से नेचर की एसेट है? टेंजिबल एसेट तो है नहीं, वो कौन से नेचर की एसेट है? इंटेंजिबल। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी आपका क्या हुआ है दोस्तों, जो भी आपका केपेक्स हुआ है डिवाइडेड बाय जितना भी उस लाइसेंस का क्या होगा, लीगल लाइफ होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? प्रोवाइडेड आपने क्या कर दिया हो, प्रोवाइडेड आपने उसका पेमेंट क्या कर दिया हो, रिलीज कर दिया हो। याद रहेगा? तो मान लो आपने कोई लाइसेंस लिया 50 करोड़ में, 5G का लाइसेंस लिया। किसका? 5G का। 5 साल का लाइसेंस आपको मिला है, पूरा पेमेंट आपने पहले साल ही दे दिया है टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो क्या होगा, 50 करोड़ डिवाइड बाय 5, हर साल कितना रिडक्शन मिलेगा? 10। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, ठीक है। मैंने जो पिछले 2-3 सेक्शन बताए वो एग्जाम में काफी कम बार पूछे हुए, इनफैक्ट एक ही बार पूछा होगा पिछले 7-8 अटेम्प्ट के अंदर। ज्यादातर वो लोग आपको किस में से बना के पूछेंगे, 32 में से एंड 35 AD। और वो भी क्या होगा, स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आएगा 35 AD का या 32, वो क्या करेंगे, मिक्स करके पूछेंगे। बड़े क्वेश्चन होगा उसमें क्या करके पूछेंगे आपको, मिक्स। सो ये ध्यान दें, ठीक है। पार्ट ए के अंदर इतने सेक्शन आपको याद रखने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 32 से हमने शुरुआत की, उसमें एक और सेक्शन मैंने बताया 43(1), जिसमें उसने उन्होंने क्या दे रखा है आपको, तो एक्चुअल कॉस्ट की क्या दे रखी है, डेफिनेशन। ठीक है, सो ध्यान रहे। तो इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, तब तक मैं आता हूँ 2 मिनट में। सेक्शन 32 ऐसे ही मन में ही याद करिए, क्योंकि ये तो मैं छोटा करूंगा तो देख ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो 32 देन 43(1) जो एक्चुअल कॉस्ट है। जितनी बार सेक्शन को अपने दिमाग के अंदर क्लियर करोगे, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू मेक फन आउट ऑफ दैट, ताकि वो आपको एटलीस्ट याद रहे। सो देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ फन इन द सेशन, बट द ओनली इंटेंशन इज टू मेक द लर्निंग विद फन। ओके ना, नॉट फन विद द लर्निंग, ऐसा नहीं। समझ में आ गया ना? सो द इंटेंशन ओके यही होता है कि आपको एटलीस्ट याद रह जाए कि हाँ सर ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मारा था मनीष को लेकर या राकेश को लेकर, तो वो आपको एटलीस्ट क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा। समझ में आ गया ना? समझ में आपको अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो पूरा आदमी आपको याद आ जाएगा। सर ने इसका एग्जांपल लिया था, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। हाँ, बट सेक्शन भी याद रखना, ऐसा नहीं कि सेक्शन भूल गए और उस आदमी को याद नहीं। चलो फोन लगाते उसको और लगे हुए 2 घंटे से उसको फोन के ऊपर, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो आप सिर्फ उसको याद करिए जो हमने अभी तक किया, ठीक है, फिर हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं।
नाउ आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के अंदर, मींस पार्ट बी। नाउ पार्ट बी काफी बड़ा है, लाइक पार्ट ए, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस पार्ट ए से भी ज्यादा है, अप टू सम एक्सटेंट हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पार्ट बी के अंदर भी 3 सब पार्ट है, ओके। जो आपको करना होगा, एक आपको करना है कौन सा वाला सेक्शन, सेक्शन 36, एंड दूसरा आपको कौन सा करना है, सेक्शन 37। ये 2 पार्ट आपको करना है, मतलब ये 2 सेक्शन आपको करना है। सेक्शन 36 जो बात करता है वो बात करता है कौन से डिडक्शन का, कॉमन डिडक्शन का। और सेक्शन 37 जो बात करता है वो किसका बात करता है, जनरल डिडक्शन का। आप इसको ये एक नाम दे सकते हो। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो ऐसे ही हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस के लिए एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक है, तो वो अभी कैसे क्वांटिफाई करे कि ये इतना ही मिलेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो कि नहीं, इंश्योरेंस तो हम आपको 5,000 रुपए तक ही महीने से, ठीक है ना। मतलब ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। तो आपने इंश्योरेंस किया होगा, आपके बिजनेस के रिलेटेड होगा, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो आपने लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर आप पे करते हो, मेक श्योर दैट लोन का जो अमाउंट होगा यू आर यूजिंग फॉर द बिजनेस पर्पस, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। आप बोनस पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसका भी हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे जो सेक्शन है वो कौन से सेक्शन है, जनरल। जनरल मतलब आपको उसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, बट मेक श्योर कि वो पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर ना हो, एंड इट शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, जो मैंने इनिशियली आपको बताया। अगर आपने ऐसा कोई एक्सपेंडिचर किया है जो कौन से नेचर का है, इलीगल नेचर का है, समझ में आ गया ना, इलीगल नेचर का है, तो उस केस में हम आपको उसका डिडक्शन नहीं देंगे। इलीगल मतलब, मेरा कहने का मतलब है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, अगर उसमें कोई एक्सपेंडिचर हुआ होगा तो उसका हम आपको डिडक्शन नहीं दे पाएंगे। याद रहेगा। इवन अगर आप मान लो कोई गैदरिंग वगैरह भी करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है। जैसे मान लो कि आप सेक्शन 43(1) को याद करो, उसमें एक्चुअल कॉस्ट मैंने बताया था। तो मान लो उसमें आपने फैक्ट्री स्टार्ट की है, और फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले वी हैव रिचुअल्स कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं, इन विच हम सबको बुलाते हैं, फैमिली वाले हैं प्लस अदर मेंबर्स प्लस जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अदर बिजनेस पर्सन जो हैं, उन सबको हम इनवाइट करते हैं। समझ में आया ना, ताकि वो हमें ब्लेसिंग्स दे सके कि हमारा बिजनेस क्या रहे, अच्छा रहे। बाकी उनका जो भी इंटेंशन उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, मान लो फैक्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हो, तो फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले होती है, मतलब आपने सुना होगा ना वो भूमि पूजन, फाउंडेशन क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन लेइंग स्टोन, ठीक है ना। मतलब हो गया ना, भूमि की स्थापना आप कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आप क्या बोलोगे इसको, ये फालतू का खर्चा है, ऐसा कौन करता है। समझ में आ गया। असेसिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है असेसी को, ये फालतू का खर्चा, ये 10 लाख रुपए आपने ओपनिंग सेरेमनी पे खर्च की बिजनेस है। समझ में आ गया ना। असेसिंग ऑफिसर को उस बात का बुरा लग रहा है कि उसको नहीं बुलाया तो बताओ इस केस में क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सही नहीं यार, ये बिजनेस के क्या है, रिलेटेड है, और ये रिचुअल्स हर कोई करता है, आपने थोड़ी ना कुछ नया किया है। हाँ, जिस मात्रा में आपने किया उसमें हम बोल सकते हैं, तो इतना कौन करता है भाई, थोड़ा लिमिट में करो। आ गया। आपने पंडित जी हरिद्वार से बुलाए थे, ठीक है ना, उनको पेमेंट किया, उसमें भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया होगा, इट इज अ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस ना, एस्ट्रोलॉजी तो प्रोफेशनली होगा ना, अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो लेट इट बी इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, आप उसको बिजनेस पेमेंट ही कर रहे हो ना, ठीक है ना। मतलब सर पंडित जी अभी आईटीआर फाइल करेंगे, टीडीएस का रिफंड लेने के लिए करना पड़ेगा, वहां पे थोड़ी ना मंत्र चलेगा, वहां पे तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। सेक्शन 36 याद रखना, ये कौन से डिडक्शंस हैं, जनरल। जनरल मतलब जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको अपनी बिजनेस सेंस वहां पे लगानी है, और आपको इतना तय करना है कि मिलेगा या नहीं, दैट्स इट।
ज्यादा से ज्यादा मैंने जो बताया ना कॉन्ट्रावेंशन वाले ही उन्होंने पीएनएल में डेबिट किए होते। मान लो कि कस्टम्स का कोई पेनल्टी उन्होंने पीएनएल में डेबिट किया, तो कुछ नहीं करना है आपको, उसको डिसअलाउ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बी का वो कौन सा है सेक्शन? मेरे हिसाब से पार्ट बी में ही हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। वो है 40, 3 सेक्शन है इसमें। दूसरा है कौन सा? 40A। तीसरा आता है सेक्शन 43B। ठीक है, ये तीसरा पार्ट, सेकंड पार्ट है। ठीक है, पार्ट बी का। ओके, एक काम करते हैं, ये मैंने थर्ड जो बनाया हुआ है वो इसी के लिए बनाया हुआ है, तो आपने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 43B हम अलग से डिस्कस करते हैं और इसको अलग से करते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 40, तो सेक्शन 40 के अंदर दोस्तों उन्होंने कितने क्लॉज दे रखे हैं? 9 क्लॉज दे रखे हैं। कितने क्लॉज दे रखे हैं? 9। कितने? 9 क्लॉजेस दे रखे हैं। एंड 40A के अंदर उन्होंने भी 9 सब सेक्शन दे रखे हैं। सारे सब सेक्शन एंड क्लॉज आपको करने की जरूरत नहीं है, 2-3 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेक्शन 40 में उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप क्या करते हो दोस्तों, अगर आप क्या कर देते हो टीडीएस डिफॉल्ट, तो हम आपका बहुत बुरा हाल करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। क्या होगा? क्या ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी हुआ क्या, अभी टीडीएस आप सब लोगों को पता है, ठीक है, तो आई विल नॉट गो इनटू द बेसिक्स ऑफ टीडीएस, बट हम सिर्फ एक एडवांस टॉपिक की बात कर रहे हैं। बाकी टीडीएस अलग से सिलेबस में है, वो भी बहुत डिटेल में आएगा, तब देखेंगे। तो अभी क्या होता है कि मान लो मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? डिडक्टर। अभी क्या हुआ, उसने कोई एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट किया हुआ है, वो एक्सपेंस उसने किसको पे किया हुआ है? तो कोई प्रॉपर्टी उसने रेंट पे ली थी। तो रेंट पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो सेक्शन 194I के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है 10% और 2% डिपेंडिंग ऑन द कौन से नेचर का प्रॉपर्टी आपने लिया है। सो अभी उसको रहने दो। तो मान लो आपने 10 लाख रुपए का क्या पे किया? 10 लाख नहीं, कितने का रेंट आपने पे किया? 40 लाख रुपए का आपने रेंट पे किया। अभी 40 लाख रुपए के मुताबिक ओनर को आपने 40 लाख रुपए दिया, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कितना पैसा बनता है? 4 लाख। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको उसको कितना देना है? 36 लाख। हम जीएसटी को इग्नोर करें इस केस में, और 4 लाख आपको किसको देना है? हमें देना। समझ में आ गया? डिडक्टर बोले देखो मुझे तो 40 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, अभी मैं 36 उसको दूं और 4 आपको दूं, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो गवर्नमेंट बोले बस वही तो बात हम आपको बताना चाहते हैं ना, कि आपको उसको कितना देना है? 36 और 4 हमें देना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई गलती हुई मतलब क्या हुआ? डिफॉल्ट, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब उन्होंने क्या बोला, अभी मान लो कि उसको पूछा जाके, क्या पूछा? बोले टीडीएस लाओ। बोले सर भूल गया डिडक्ट करना। बोले भूल कैसे जाते हो? एक काम करते हैं, आप नेक्स्ट टाइम से याद रखो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपके बुक में एडजस्टमेंट करते हैं। उन्होंने बुक में जाके एडजस्टमेंट कर दिया और ये एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया। मतलब क्या हो, इनकम टैक्स वाले ने बोले नेक्स्ट टाइम से आप पक्का याद रखो। क्यों? क्योंकि हमने तो आपके बुक्स में क्या कर दिया, वो एक्सपेंडिचर माइनस ही नहीं करने दिया ना। समझ में आ रहा है? तो वो एक्सपेंडिचर माइनस ही नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम टीडीएस का डिफॉल्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी टीडीएस का कंप्लायंस होता है तो कंपनी को बच के रहना पड़ेगा, वो टीडीएस में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अभी क्या डिफॉल्ट होता है, कब तक डिफॉल्ट, अगर मान लो इस दिन तक मैं क्लियर कर देता हूं तो क्या डिडक्शन मिलेगा, दैट वी विल डिस्कस इन सेक्शन। बट अभी आप इतना याद रखना कि अगर डिफॉल्ट किया होगा तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता। कितना मिलेगा? 100% डिसअलाउ होगा, 30%, दैट वी विल डिस्कस इन सेक्शन। सब कुछ डिस्कस करने जाएंगे तो फिर चैप्टर ही खुल गया ना पूरा। ठीक है ना, हम सिर्फ चैप्टर के ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है ना, आप ऐसा समझ लो कि आपकी आंखें जो है वो ड्रोन, ठीक है, और सिर्फ हम सेक्शन को देख रहे हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, बाद में जब लैंड करेंगे तब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी याद रखिए, सेक्शन 40 एंड 40A का जो काम है ना, उसका काम क्या है? उसका काम ही क्या है? डिसअलाउ करना। मतलब उसका काम क्या है? काम को बिगाड़ना। समझ में आया? क्या काम है उसका? काम को बिगाड़ना। मतलब क्या काम बिगाड़ा उसने? असेसी ने वो एक्सपेंडिचर माइनस किया, हमने जाके उसको क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया।
तो उसका काम क्या है, काम को बिगाड़ना, वो उसका काम है। बट मान लो काम नहीं बिगड़ रहा है तो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा याद रखो। मतलब 40 एंड 40 ये किसको डिसअलाउ करता है, जो क्या है दोस्तों अदरवाइज अलाउड है। मतलब जो एक्सपेंडिचर अदरवाइज अलाउड है ऐसे मिलते हैं, बट उसको जाके वो क्या कर रहे हैं, डिसअलाउ। इसका मतलब 40 जब स्टार्ट करेंगे तब एक वर्ड आगे आएगा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, आगे आएगा ना वर्ड। संडे वाला सेशन याद करो, बार बार मत दिलाओ सर संडे वाला। जिसने नहीं अटेंड किया होगा वो बोलेगा सर आप रिलेट कर रहे हो, आपको हमें बताना चाहिए था कि आपको संडे वाला सेशन अटेंड करो। अभी आप क्लियरली रिलेट कर रहे हो तो हमें देखना पड़ेगा, घर जाके देख लेना। तो अदरवाइज अलाउड का मतलब क्या होता है कि वो खर्चे या जो एक्सपेंसेस है ऐसे मिलते हैं, बट आपने कुछ डिफॉल्ट किए उसकी वजह से अब नहीं मिलेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बस वही उसका काम है देखना। दूसरा उसके अंदर एक और भी डिसअलाउड है, मतलब डिसअलाउंस है, ध्यान से देखिएगा, वो है 40B। और इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक असेसमेंट है। डिटेल में हम कहाँ करेंगे इसको, असेसमेंट ऑफ क्या, पार्टनरशिप फर्म एंड LLP। बट अभी से ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी क्या होता है, जैसे पार्टनर, दो बातें हम करते हैं, एक होता है पार्टनर और दूसरा क्या होगा, फर्म। अब ये पार्टनर तो इंडिविजुअली होगा दोस्तों, तो उसको कैसे टैक्स पे करना है, स्लैब। और ये फर्म को कितना टैक्स पे करना होता है, 30%। सो व्हाट द पार्टनर विल ट्राइंग टू डू, दे विल ट्राई टू डू दैट कि यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना, इसको इधर हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और वो हम कैसे शिफ्ट करेंगे उसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो दे विल ट्राई टू शिफ्ट देयर प्रॉफिट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, मतलब फर्म टू पार्टनर। बिकॉज अगर वो वहां पे रखेंगे तो अल्टीमेटली तो टैक्स पार्टनरशिप फर्म थोड़ी ना पे कर रहा है, पे तो कौन कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर हम फर्म में रखेंगे तो अदरवाइज द टैक्स लायबिलिटी कुड हैव बीन दी 30% इज द लार्जर देन व्हाट वी एक्चुअली पे इन दी इंडिविजुअल केस। तो उन्होंने क्या किया, अभी मान लो फर्म पार्टनर को क्या क्या पे आउट करेंगे, उनके फर्म पार्टनर को क्या क्या देंगे। एक तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट। दूसरा क्या होता है, रेम्यूनरेशन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, सैलरी बोल सकते हो। सब पार्टनर के इक्वल एफर्ट नहीं होते, तो जिसके ज्यादा होंगे उसको किसके थ्रू कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट थोड़ी ना कॉम्पनसेट, वो तो जो सैलरी होगा उसके थ्रू कॉम्पनसेट होगा। थर्ड क्या होगा, आप उसको क्या पे करे होंगे, इंटरेस्ट। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, इन दोनों के ऊपर हमने क्या कर दिया, हमारा स्टैंडर्ड लगा दिया। उन्होंने ऐसा बोला एक लेवल से ज्यादा होगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब क्या हो, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया रेम्यूनरेशन पेड टू क्या होगा, पार्टनर, एंड दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। उसमें हमने क्या लगा रखे हैं दोस्तों, हम आपको ऐसे ही डिडक्शन नहीं दे सकते, खुला छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो बांध के रखना पड़ता है। तो उन्होंने बोला जो रेम्यूनरेशन आप पार्टनर को पे करते हो उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है, इंटरेस्ट आप पार्टनर को पे करते हो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन। जैसे मान लो कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कितना % इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट पे किया, ये टैक्स का रेट नहीं, कितना इंटरेस्ट पे किया, 20। गवर्नमेंट बोले बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये अनरीजनेबल है। तो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट जो होता है वो 12% मैक्सिमम हम आपको क्या दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो मान लो किसी पार्टनर ने 20 लाख रुपए की कैपिटल दी, तो एक्चुअली तो इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे होंगे, 20 लाख का 20% 4 लाख, तो उसने तो कितना डेबिट मारा होगा, 4 लाख। सरकार बोले 20% बहुत ज्यादा होता है, वो तो हम भी नहीं लेते इतना, तो समझ में आ रहा है। तो 20 की जगह हम आपको कितना देंगे, 12। तो 8% जो ज्यादा हुआ है ना वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो 8% कितना होगा, 20 लाख का 8% कितना होगा, 1,60,000। हाँ है ना, तो 1,60,000 पे 30% करोगे तो ज्यादा टैक्स आएगा ना एज कम्पेयर टू स्लैब। समझ में आ गया ना, इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये लोग टैक्स को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सेक्शन बना दिया। दूसरा क्या होता है, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर। तो अभी ना उसके लिए एक और सेक्शन है जिसके लिए आपको याद करना पड़ेगा उस सेक्शन को, वो है कौन सा वाला सेक्शन, सेक्शन 184।
उसमें उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम आपको रेम्यूनरेशन का डिडक्शन दे सकते हैं। पहले उन्होंने ऐसा बोला कि जो रेम्यूनरेशन आप दे सकते हो वो किसको दे सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकते हो, वर्किंग पार्टनर। तो मान लो आपने ऐसे लोगों को रेम्यूनरेशन दिया है जो वर्किंग पार्टनर नहीं। इनकम टैक्स वाले बोले ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसअलाउड होगा, ठीक है, इसको तो हम डिडक्शन देंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो पहले से ही डिसअलाउ था, इसको हमने डिसअलाउ किया ही नहीं। समझ में आ रहा, ये तो नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस था। दूसरा, जो भी रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो वो किसमें मेंशन होना चाहिए दोस्तों, किसमें मेंशन होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। मतलब डीड में मेंशन होना चाहिए कि कितना पे आउट है। तो डीड में मेंशन होना चाहिए, कोई अमाउंट मेंशन होनी चाहिए, कोई फॉर्मूला मेंशन होना चाहिए, कोई भी अमाउंट मेंशन होनी चाहिए कि हम इस तरह से पे आउट करें। मान लो कोई क्लियर अमाउंट नहीं है तो देयर हैज टू बी वन फॉर्मूला ऑन व्हिच यू आर पेइंग द रेम्यूनरेशन। लाइक आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर प्रॉफिट इससे ज्यादा होगा तो हम इतना देंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर आपने ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो ही हम आपको क्या दे सकते हैं, रिडक्शन दे सकते हैं। किसका, रेम्यूनरेशन। तभी लोग क्या करते हैं, मान लो 50 लाख प्रॉफिट हुआ है बिफोर रेम्यूनरेशन, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है, 50 लाख। अभी 5 पार्टनर, सब पार्टनर ने तय किया एक काम करते हैं, 50 लाख में से 48 लाख रेम्यूनरेशन लेके चले जाते हैं। 50 लाख में से कितना रेम्यूनरेशन लेके जाओगे, 48 लाख। उनकी और कोई इनकम है ही नहीं, तो 48 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ईच पार्टनर के हाथ में कितना रेम्यूनरेशन आया, 9,60,000। अग्री करते हो या नहीं? मैं ऐसे बोल देता हूँ, देखो एक एग्जांपल से समझते तो ज्यादा आइडिया आएगा। प्रॉफिट ऑफ फर्म बिफोर रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन देने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ, 50 लाख। आफ्टर इंटरेस्ट एडजस्टमेंट हो, मतलब इसमें इंटरेस्ट का क्या हो चुका है, एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। अभी रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन पेड टू क्या है, पार्टनर, और सारे के सारे कौन से पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर। कितने पार्टनर है, 5 पार्टनर है, ठीक है। तो कितना रेम्यूनरेशन दिया, 48। ज्यादा लग रहा है आपको, 45 कर लेते हैं, सही है ना, 48 तो सबके घर पे कितना पैसा जाएगा, 48 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 9,60,000 जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ईच पार्टनर। सो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9,60,000 पे आप टैक्स भी निकालोगे, उसमें भी डिडक्शन वगैरह क्लेम करेगा तो कहीं नीचे ला देगा उसको, और डिडक्शन क्लेम करते करते 5 लाख तक पहुंच गया तो वो रिबेट 87 एक ही लेके बोले सरकार क्या बोलेगी, इसी दिन के लिए हमने ये सेक्शन बनाया था। मतलब थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, पर आप इस हद तक चले जाओगे कि आप हमें कोई टैक्स ही ना दो, इसलिए तो हमें ये सारे सेक्शन बनाने पड़ते हैं ना, ठीक है ना। और जो भी सेक्शन हमने बनाए हैं वो आप ही की देन है, किसकी देन, टैक्स पेयर, और किसी की देन है ही नहीं। तो अभी उन्होंने क्या बोला, फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझना। अभी देखो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा, उनके मुताबिक टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख का कितना करूंगा, 30%, तो 60,000 रुपए टैक्स पे करने, उन्होंने 60,000 रुपए टैक्स पे कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं कैलकुलेट होता, देखो हम बताते हैं आपको कैसे। सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, बुक प्रॉफिट। नाउ बुक प्रॉफिट इज नथिंग बट द नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सेक्शन 28 टू कहां तक का, 44। तो मान लो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 2 लाख रुपए ऐसा मान लो, प्लस हम क्या करेंगे, जो रेम्यूनरेशन आपने क्या किया हुआ है, रेम्यूनरेशन पेड टू, किसको पे किया हुआ है आपने, पार्टनर। कितना रेम्यूनरेशन आपने पे किया हुआ, 48। सो इन टोटल आपका कितना हो गया, इन टोटल कितना हो गया, 50 लाख रुपए हो गया। ये आपका क्या हो गया दोस्त, कौन सा प्रॉफिट हो गया, बुक प्रॉफिट। अभी उन्होंने क्या बोला, बुक प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे, ठीक है। पहला क्या होगा, उन्होंने बोला कि फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख तक कितना परसेंटेज रेम्यूनरेशन आप लेके जा सकते हो, 90, और ₹1,50,000 विच एवर इज क्या होगा, विच एवर इज क्या होगा, हाई। मतलब 3 लाख का 90% करोगे तो कितना होगा, 2,70,000, और 1.5 लाख,
दोनों में से हायर क्या है? 2,70,000। तो सर क्यों विच एवर इज हायर लिखा? अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर किस ईयर में मान लो प्रॉफिट कम है या तो फिर लॉस हो गया, तो भैया पार्टनर का एफर्ट तो होता ही है ना, भले लॉस हो गया तो सैलरी तो देना पड़ेगा ना। तो इनकम टैक्स वाले ने बोला कि मान लो लॉस हो गया तो 1.5 लाख तक हम रेम्यूनरेशन आपको दे देंगे, बस। वो आएगा जब देखेंगे। और सेकंड लेग जो होगा, मतलब सेकंड लेग मतलब जो बैलेंस होगा, तो बैलेंस कितना बचा दोस्तों? 47। तो 47 लाख का हम कितना परसेंट करेंगे? 60%। कितना होगा बताएगा कोई? 28 लाख 20,000 प्लस कितना करना है आपको? 2,70,000। कितना है? 30 लाख कितना है दोस्तों? 90,000। ये आपका रेम्यूनरेशन क्या होगा? ये आपका रेम्यूनरेशन क्या होगा? डिडक्टिबल होगा ना। पर आपने तो कितना डिडक्टिबल किया? 48 लाख। समझ में आ गया? तभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिएगा, रिवाइज टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा आपका? रिवाइज टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा? ऐसा हम कुछ कर सकते हैं? नेट प्रॉफिट आपका कितना है, मतलब बुक प्रॉफिट कितना था? 50 लाख बिफोर रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। अभी इसमें से मैं माइनस क्या कर दूं? डायरेक्ट जो मिल रहा है वो माइनस कर दूं। तो मिल रहा है वो कितना है? 30 लाख 90। तो अभी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा? 19,10,000। तो इतनी अमाउंट पे आपको कितना टैक्स पे करना है? 30% पे करना। कहाँ 2 लाख था और कहाँ खींच के कहाँ ले गए अपने? 19,10,000। समझ में आ गया? इधर यू कैन डू कि ये 2 लाख रुपए जो आपका प्रॉफिट था उसमें आप वो अमाउंट डिसअलाउ कर सकते हो। कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा? देखो आपने रेम्यूनरेशन कितना पे किया? 48। उसमें से आप माइनस कर दो 30,90,000, तो इट विल कम अराउंड 17,10,000। हाँ है ना? 17,10,000 आएगा ना? ठीक है, देख लेना है एक बार। 17,10,000 प्लस 2 लाख करोगे तो 19 लाख क्या आएगा? 10,000। आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना? दोनों तरीके से आप कर सकते हो। वो जब पार्टनरशिप फर्म के सम आएंगे, 20-20 सम है एक ही असेसमेंट के, तब सब क्लियर होगा। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? ओवरव्यू। समझ में आ गया ना? सिर्फ हम टॉपिक के अंदर जाके देख रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एज एंड व्हेन जब उस टॉपिक में आप जाते हो तो आप एक अच्छी फीलिंग के साथ जाओ। ठीक है ना? क्या हाँ हमने ऐसा कुछ देखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया? 40B जो इसका पार्ट है इस सेक्शन का। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 40A के अंदर बहुत सारे सेक्शन है, पर ज्यादातर वो लोग 2 ही पूछते हैं, और 2 आपको पता है इंटर में जो पढ़े थे वही है यहाँ पे। एक कौन सा वाला है? 40A सबसेक्शन 2 वाला है, एंड दूसरा है 40A सबसेक्शन 3 वाला। ये आपको पता है। 40A सबसेक्शन 2 जो है वो किसको लेकर है? तो जो पेमेंट आप किसको करते हो? पेमेंट टू किसको? पेमेंट टू किसको? अगर आप किसको पेमेंट करते हो? रिलेटिव को पेमेंट करते हो। ठीक है, तो एंड दूसरा 40A3 जो है वो किसके लिए? तो वो है अगर आप किसको पेमेंट कर, मतलब आप जो पेमेंट करते हो वो कौन सा वाला पेमेंट करते हो? कैश पेमेंट। और वो कितने से ज्यादा होता है? 10,000। हाउएवर इन केस ऑफ अगर मान लो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगा तो उस केस में इंस्टेड ऑफ 10,000 की जगह कितना होगा? 35। ये ध्यान दें। क्लियर हो गया? तो रिलेटिव को आप पेमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है? आपने प्रॉफिट को ऑल्टर किया होता है, पेमेंट आपने ज्यादा किया होगा, जहां कम करना होगा, जहां कम मतलब जहां ज्यादा लेना होगा वहां कम लिया होगा। इन शॉर्ट आपने प्रॉफिट को पूरी तरह से ऑल्टर किया है। तो हमें जाके क्या करना है? वो रिलेशनशिप की वजह से जो भी प्रॉफिट के ऊपर असर हुई है उसको हमें हटा देना है। ठीक है, ठीक है। तो पार्ट ए क्या था इसके अंदर? 36 37। पार्ट बी क्या था? 40 48। इतना आप लोग याद रखना ना। ये इन्होंने बहुत ही, हम ऐसा बोल सकते हैं, सोच समझकर ये सेक्शन उन्होंने बनाया 43B। और इसका तो एक एडजस्टमेंट एग्जाम में होता ही है और होगा ही, ये आप लिख के ले लो। ठीक है ना? पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट दोस्तों मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे आप मेंटेन करते हो? इधर यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन विच बेसिस? कैश बेसिस। और कौन से बेसिस पे? अक्रूवल।
अकाउंट्स में सिर्फ अक्रूवल बेसिस होता है, कैश बेसिस नहीं होता, बट इनकम टैक्स में उन्होंने अलाउ किया हुआ है। कौन से सेक्शन के अंदर, वो इसी चैप्टर में आएगा। सेक्शन 145 में उन्होंने अलाउ किया है कि इधर यू कैन मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर कैश बेसिस और अंडर विच बेसिस, अक्रूवल बेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्शन जो होगा वो अगर आप कौन से बेसिस पे बुक्स मेंटेन कर रहे हो, कैश बेसिस पे, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, जब आप कौन से बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, अक्रूवल बेसिस पे। ये ध्यान रहे, वो सेक्शंस बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा अपने आप। तो मान लीजिए सेक्शन 43B में ऐसा लिखा हुआ है कि सर्टेन एक्सपेंसेस, नॉट ऑल एक्सपेंसेस, सर्टेन एक्सपेंसेस डिडक्टिबल क्या होते हैं, डिडक्टिबल ऑन विच बेसिस, पेमेंट बेसिस। मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे तो ही आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ये याद रख लेना। मतलब जो एक्सपेंडिचर आप पीएल में डेबिट करते हो उसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वो आपका एक्सपेंडिचर है तो उसका आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। ऐसा उन्होंने 28 में बोला है। लेकिन एक सेक्शन उन्होंने स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए बनाया कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, लोग पेमेंट करते नहीं और उसका क्या मांग लेते हैं, डिडक्शन। जैसे मैं सिर्फ सारे तो नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ सिलेक्टेड है वो आपको बता दूंगा और विथ एग्जांपल तो याद रहेगा। जैसे मान लो कि कोई टैक्स का पेमेंट, कोई ड्यूटी का पेमेंट, ठीक है, या फिर कोई सेस का पेमेंट जो आपको किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वो पेमेंट अभी तक क्या होगा, पेमेंट अभी तक क्या होगा, आउटस्टैंडिंग, ओएस, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ टिल आईटीआर डेट। मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर आपने आईटीआर की डेट तक पेमेंट नहीं किया होगा, जैसे मान लीजिए कि आप कौन से ईयर का, आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 21-22, तो आईटीआर का डेट कौन सा होगा, 30 सितंबर 22 रख लो। एवाई कौन सा होगा आपका, 22-23 होगा। तो ये आपका आईटीआर का डेट हो गया। तो अगर मान लो कि कोई जीएसटी का पेमेंट या कस्टम का पेमेंट आपने पीएनएल में डेबिट किया है और वो इस दिन तक आउटस्टैंडिंग है, कब तक, आईटीआर डेट तक आउटस्टैंडिंग है, तो वो जो एक्सपेंस आपने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, एक्चुअल में तो डेबिट किया होगा ना, उसको हम क्या कर देंगे, वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसअलाउ करते हैं। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि उनका टैक्स का पेमेंट नहीं निकल रहा है। तो अभी ये इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले तो एक दूसरे को जानते हैं, तो जीएसटी वाले ने जाके बोला होगा इनकम टैक्स वाले को कि हमारा कोई पेमेंट आ नहीं रहा है, आप क्या कर रहे हो अभी तक। बोले कोई बात नहीं, हम तेरे लिए एक सेक्शन बना देते हैं, और तो क्या करें। तो उन्होंने बोल दिया सेक्शन बना दो। बोले जिन लोगों ने हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, है ना, परिवार के सदस्य, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के एक ही परिवार के सदस्य, तो जिन लोगों ने हमारे दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं उनका अगर पेमेंट बाकी रखा होगा तो उसका हम डिडक्शन आपको नहीं देंगे, डिसअलाउ कर देंगे। समझ में आ गया, मतलब क्या हो गया, इनकम बढ़ जाएगी तो आपका इनकम टैक्स ज्यादा आएगा। इनकम टैक्स वाला बोले जीएसटी का तो आना होगा तो आएगा, अपना तो आ रहा है ना। तो उसने ये हिंट नहीं दी कि जीएसटी का पेमेंट निकालो, उसने बोले तू तेरा निकाल, ठीक है ना। तो आपने जाके अपना सेटिंग कर दिया, यही हुआ ना, बात तो वही हुई ना। ये डिसअलाउ करने से क्या जीएसटी का पेमेंट थोड़ी ना होगा, ये डिसअलाउ होने से अल्टीमेटली तो इनकम टैक्स ही बढ़ेगा ना। कोई भी इवन म्युनिसिपल टैक्स, बोले ये हमारा दूर का रिश्तेदार है, इसका भी पेमेंट आपने क्या रखा है, इसका भी तो पेमेंट आपने बाकी रखा है ना। तो फिर उस केस में इसका भी पेमेंट नहीं बाकी, इसका पेमेंट बाकी रखा, पेमेंट करो और डिडक्शन लेके जाओ। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले खर्चा माइनस दो, करो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका क्या होना चाहिए, पेमेंट भी होना चाहिए। तो हमारे जितने भी परिवार वाले लोग हैं उन सबका क्या होगा, पेमेंट बाकी होगा और पीएनएल में डेबिट होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, हम हमारा पेमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, उसको डिसअलाउ करेंगे। आ गया समझ। दूसरा लास्ट है, फिर हम सेशन को खत्म करते हैं क्योंकि पार्ट सी में हम जा नहीं पाएंगे। बोनस एंड क्या होता है, कमीशन टू क्या, एम्प्लॉय। तो आपने आपके एम्प्लॉय को बोनस आप पे करना, ठीक है। इनकम टैक्स वाला बहुत अच्छी बात है, पे करना चाहिए वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के लिए। बट हम ऐसा देख पा रहे हैं कि आपने सिर्फ बुक में ही एंट्री किया है, सही में आपने बोनस दिया नहीं, मतलब क्या हो गया, बोगस एंट्री।
कौन सा एंट्री है? बोगस, हमें पसंद नहीं आया, हम क्या करेंगे उसको डिसअलाउ। आप एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो? कमीशन दे रहे हो, पर सिर्फ बुक में क्या है? एंट्री है। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे पेमेंट तो करो, ठीक है। बोले पेमेंट हम नहीं कर पा रहे सर, हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल क्या कर दो, डिडक्शन दे लो, नहीं सॉरी डिडक्शन डिसअलाउ करो, और नेक्स्ट ईयर जब आप पे करो तब क्या कर लेना, डिडक्शन ले लेना। हम आपको डिडक्शन देने से ना नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ इतना कंडीशन लगा रहे हैं कि आपको अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको उसका क्या करना जरूरी है? पेमेंट करना जरूरी है। तीसरा, बैंक वालों ने सोचा कि इंटरेस्ट सॉरी इनकम टैक्स वाला सबका भला कर रहे हैं, तो हम भी जाते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं बड़े भाई को और बोलते हैं कि आप भी हमारा कुछ देख लो, भला कर लो, जैसे आपने जीएसटी वाले का किया वैसे हमारा भी कुछ देख लो, हमारा भी एनपीए बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट टू क्या होगा? इंटरेस्ट टू क्या होगा? बैंक एक्सेप्ट प्राइमरी, कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब एक्सेप्शन याद रखना, सेक्शन से बड़ा एक्सेप्शन है क्या? अगर आप किसी बैंक को मान लो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ईएमआई जो होता है उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी तो इन्वॉल्व होता है, तो इंटरेस्ट आपने पीएनएल में दोस्तों क्या किया होगा? डेबिट किया होगा, पर अभी तक आपने ईएमआई नहीं चुकाया। बैंक वाले क्या बोलेंगे? आप हमें ईएमआई नहीं पे करते। इनकम टैक्स वाले बोले देखो आपने बैंक का ईएमआई नहीं दिया, और वो पीएनएल में आपने वो ईएमआई तो नहीं डेबिट कर सकते हो ना, क्योंकि उसमें तो कैपिटल रिपेमेंट भी होता है, तो आपने इंटरेस्ट का एक्सपेंस पीएनएल में क्या किया होगा? डेबिट। वो हम क्या कर देंगे? डिसअलाउ। आप क्या करो? पेमेंट करो और क्या लेके जाओ? डिडक्शन। अगर समझ, तो ये क्या करेंगे हम लोग? डिसअलाउ। पर ये कब तक डिसअलाउ होगा? दिखा और डिसअलाउ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको देखते ही आपने डिसअलाउ कर दिया बोले पूरे पेपर में एक ही चीज आती है क्या? डिसअलाउ। सर ने यही सिखाया क्या? तो क्या डिसअलाउ करो। ऐसा नहीं होता भाई, आपको देखना होता है कि कब डिसअलाउ होगा। आइडिया के लिए अगर मुझे बिठाया हो ना पेपर बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँ? लास्ट ईयर का डिसअलाउ करंट ईयर में पे करूँ, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? तो करंट ईयर में मिलेगा, तो क्या करूँ? माइनस करूँ कि छोड़ दूं? समझ में आया? अभी तक तो मैंने क्या बताया, करंट ईयर में आपने पे नहीं किया तो मैं प्लस कर दूंगा, डिसअलाउ करूंगा, बट लास्ट ईयर का डिसअलाउ है, करंट ईयर में पे किया, तो करंट ईयर में तो माइनस करना पड़ेगा ना। क्यों? आपको ऐसा होगा सर कुछ मत करो, क्यों कुछ मत करो? लास्ट ईयर डिसअलाउ किया ना, तो करंट ईयर में मैंने अक्रूवल पे थोड़ी ना डेबिट किया होगा उसको। मैं तो कौन से बेसिस पे बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ? कैश पे तो मेंटेन कर रहा हूँ, तो सेक्शन में एंट्री नहीं है आपकी। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अक्रूवल। तो अगर लास्ट ईयर का डिसअलाउंस होगा, अगर मैं करंट ईयर में पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने तो बुक्स किस पे बनाए होंगे? अक्रूवल। तो अक्रूवल का मतलब तो ये होता है ना कि मैंने सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस ही माइनस किए होंगे, और ये एक्सपेंस तो कौन से ईयर का था? करंट ईयर का नहीं था, लास्ट ईयर का। तो उसको मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो कब अलाउ करना है, कब डिसअलाउ करना है, वो भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि नहीं एग्रेसिव है सर, हम तो डिसअलाउ ही करेंगे, ठीक है ना? तो फिर इंस्टीट्यूट आपको डिसअलाउ करेगा। आ गया ना समझ? बेटा जून में आया, अब दिसंबर में आया। क्लियर हो गया? कितने सेक्शन हमने किए? 2 पार्ट हमने किए, अभी 3 पार्ट और बाकी है, ठीक है। पार्ट ए के अंदर जितने भी सेक्शन है उसको आप याद करके आइएगा, कल सुबह जो लेक्चर है। पार्ट बी के अंदर जो भी हमने सेक्शन डिस्कस किए उसको याद करें। पार्ट बी खत्म हो गया। पार्ट सी जो है वो है किसको लेकर? वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट को लेकर। अकाउंट्स एंड ऑडिट मतलब आपको कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, कब उसका आपको क्या करवाना है? ऑडिट करना है। पार्ट सी जो है वो आपके लिए नया होगा, दैट इज ICDS, दैट इज इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है? आप उसको ऐसा नाम दे सकते हो कि वो इनकम टैक्स के AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ICDS हम उसको बुलाते हैं, कॉल्ड इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। 10 AS आपको पढ़ने, मतलब 10 ICDS पढ़ने, किसके अंदर? PGBP के अंदर। एंड देन लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है अनडिस्क्लोज इनकम का एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजन, जो PGBP के अंदर आपको याद रखना। समझ में आ गया? इफेक्टिवली अगर मुझे कोई पूछे तो इफेक्टिवली PGBP फाइनल के पेपर में 35 से 40 नंबर का होता है। अगर आप सारे चैप्टर को क्या कर दो? मिक्स कर दो, असेसमेंट ऑफ कंपनी मिक्स कर दो, एंड अगर आप PGBP का कोई एक्सक्लूसिव सेक्शन मिक्स कर लो, तो 30 से 35 नंबर का तो मिनिमम होता ही है। असेसमेंट ऑफ कंपनी का बिफोर कोविड से पहले वो लोग 16 मार्क्स का क्या पूछते थे, क्वेश्चन फिक्स आता ही था। इस बार उन्होंने नहीं पूछा,
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पैटर्न चेंज कर दी, वो आएगा तो सही एग्जाम में, कभी ना कभी तो आएगा, ठीक है ना, और जून 22 में ही आएगा, आप इतना याद रख लेना। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। क्या हुआ? वो डिसअलाउ होता है सीएसआर का। एक स्टूडेंट का डाउट ये है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर जो होता है क्या उसका डिडक्शन मिलता है? सीएसआर एक्सपेंडिचर इज नॉट अ बिजनेस ऑब्लिगेशन। ओके, वो तो आपको जब प्रॉफिट होता है तभी आपको क्या करना होता है, पे करना। तो इनकम टैक्स के अंदर सीएसआर का कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया होगा तो वो क्या होगा, डिसअलाउ, अनलेस एंड अदरवाइज यू आर डीलिंग इन दैट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट तो मिलेगा। मतलब आप जिस तरह की सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हो वो आपके बिजनेस के रिलेटेड ही है तो मिल सकता है। बाकी आपको अगर मान लो सीएसआर एक्सपेंडिचर दिखता है तो आपको उसको डिसअलाउ करना है। ओके, सीएसआर के रिलेटेड अगर 80G में होगा तो मिलेगा, वहां पे मिल सकते हैं। अगर आपने सीएसआर किया है तो 80G में कहीं नोटिफाइड लिस्ट उन्होंने बना रखी है तो वहां पे आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, तो यहां तक रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।